Hello, very good evening to all of you. Uh, Welcome to E निकेतनम यूट्यूब चैनल। आप लोगों का E निकेतनम यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आई एम प्रमोद शर्मा। मैं प्रमोद शर्मा आप लोगों का E निकेतनम यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज आप लोग हमारे E निकेतनम यूट्यूब चैनल पे किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में जो एक जीएस पोर्शन होता है, जीके जीएस का जो पोर्शन होता है, उस पोर्शन में एक सब्जेक्ट होता है हिस्ट्री, इतिहास। और एक लगभग सभी जितने भी कॉम्पिटिटिव या गवर्नमेंटल एग्जाम होते हैं उसमें इतिहास से क्वेश्चन आते ही आते हैं। और एक ही बड़ा सा कह सकते हैं कि आप बड़ा सा पोर्शन है, एक अच्छा खासा बड़ा सब्जेक्ट है। तो आज आप लोग को मैं हमारे चैनल पे हिस्ट्री पढ़ाने जा रहा हूँ और मैं डिटेल से आप लोगों को हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा। और ये जो ई निकेतनम यूट्यूब चैनल है, इसकी अपनी खुद की वेबसाइट भी है, जो कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ www.eniketanam.com। ठीक है, ये वेबसाइट है, लेकिन ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, मतलब अंडर मेंटेनेंस है। ठीक है, आप लोग इसको कुछ ही दिनों में मैं कोशिश करता हूँ कि जल्दी आप लोगों के सामने प्रिपेयर होके आ जाए। और इसके आप लोग को ई निकेतनम के ही एप्लीकेशन ऐप भी मिल जाएंगे, जो कि गूगल प्ले स्टोर पे आप लोग उसको इंस्टॉल कर सकते हैं और उसमें रजिस्टर्ड होके आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा के, रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी के थ्रू आप करवा सकते हैं। अपना नाम, ईमेल आईडी डलवा के, फ़ोन नंबर डलवा के आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और उसमें कोई भी जो कोर्स होगा जो आपको आगे मिलेगा, उसको आप परचेज कर सकते हैं या उस कोर्स को परचेज करके इनरोल करा सकते हैं। तो ये आगे मिलेगा। फिलहाल आप लोग को मैं ई निकेतनम के यूट्यूब चैनल पे ही ये सारे जो अभी जो मैंने बताया कि इतिहास का होगा, इतिहास का क्लास होगा, ये सारा कुछ आप लोग को ई निकेतनम के यूट्यूब चैनल पे ही अभी आपको फिलहाल कंटिन्यू मिलता रहेगा डेली वाइज। ठीक है, तो आप लोग को मैं डायरेक्ट सब्जेक्ट पे लेके आता हूँ। तो आज हम लोग हमारा सब्जेक्ट है हिस्ट्री, यानी कि इतिहास। ठीक है, इतिहास के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, जैसे ही मैंने यहाँ पे इतिहास लिखा, आप लोग के मन में ये तो जरूर ख्याल आ गया होगा कि हम लोग अतीत के बारे में बात करेंगे। ठीक है, पास्ट के बारे में बात करेंगे। तो इतिहास क्या है? इतिहास इतिहास हमारे पास्ट में जितनी भी घटनाएं हुई है उसके बारे में हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिलती है इतिहास से। तो इतिहास एक ऐसा टेक्स्ट है या किसी ग्रंथ है जिसमें हमें पूर्व में घटित हुई घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती है। तो आप लोग को समझ में आ गया इतिहास क्या है। लेकिन क्या पूर्व में जितनी भी घटनाएं हुई है, क्या सभी के सभी इतिहास हैं? तो ये एक क्वेश्चन अराइज होता है कि पूर्व में जितनी घटनाएं हुई है, क्या सभी के सभी इतिहास हैं? तो आप लोग कह सकते हैं कि वो सभी के सभी इतिहास नहीं है, लेकिन जिसके साक्ष्य हमारे पास स्रोत हैं, सोर्सेज हैं। ठीक है, जिसके बारे में हमारे पास कुछ एविडेंस है, प्रमाण है कि वो घटना अतीत में हुई है, तो वो सारे क्या होंगे आप लोग को हिस्ट्री कहलाएंगे। और जिसके बारे में हमारे पास साक्ष्य नहीं है, वो सिर्फ क्या है? वो अतीत है, यानी कि पास्ट है। तो ये मेजर डिफरेंसेस क्या है? इतिहास, हिस्ट्री और पास्ट के बीच में यही एक मेजर डिफरेंसेज है। पास्ट जो हिस्ट्री है हमारे पास, हिस्ट्री वो है जिसके बारे में हमारे पास एक स्रोत हो। ठीक है, सोर्सेज हो कि हमें पता चले कि ये घटना कब हुई है, उसकी लिखित कुछ एविडेंस हो, रिटन सोर्सेज हो। ठीक है, और जो पास्ट है जिसके बारे में हमारे पास कोई रिटन सोर्स नहीं है।
ठीक है, तो वो है। चलिए, इतिहास के बारे में आप लोगों ने समझ लिया बेसिक कॉन्सेप्ट की जनरली जो होता है। और मैं बताता हूँ, इतिहास जो है एक ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया, यानी ग्रीक वर्ड मतलब यूनानी शब्द हिस्टोरी, एक यूनानी शब्द यानी ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से लिया गया है। हिस्ट्री जो है एक ग्रीक वर्ड यूनानी शब्द हिस्टोरिया से लिया गया है। ये जो ग्रीक वर्ड है हिस्टोरिया, इसका मतलब ही होता है द इंफॉर्मेशन द नॉलेज gathered by investigation। यानी कि छानबीन करके प्राप्त हुई जानकारी या ज्ञान, ये क्या कहलाती है? हिस्टोरिया कहलाती है। ठीक है, छानबीन, द इंफॉर्मेशन या द नॉलेज गैदर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन, मतलब कि छानबीन करके प्राप्त की गई सूचना है या जानकारी ही क्या कहलाती है? हिस्टोरिया कहलाती है। ठीक है, तो हिस्टोरिया ये हो गया। अब देखिए, एक यूनानी ही था, ग्रीक हिस्टोरियन था, यूनानी इतिहासकार था, एक यूनानी व्यक्ति ही था जिसका नाम था हेरोडोटस। एक यूनानी व्यक्ति था हेरोडोटस, जिन्होंने अपने इनका एक बुक था हिस्टोरिका, हेरोडोटस, सॉरी यहाँ हिंदी लिखा हुआ ही है। यूनानी एक व्यक्ति था हेरोडोटस, जिसने अपने बुक हिस्टोरिका प्रथम यूनानी व्यक्ति था हेरोडोटस, जिन्होंने अपने बुक हिस्टोरिका लिख के अतीत में घटित हुई घटनाओं के बारे में जानकारी दिया। उस बुक का नाम था हिस्टोरिका। तो क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले अपने बुक हिस्टोरिका में अतीत में हुई घटित घटनाओं के बारे में जानकारी दिया, इसीलिए इन्हीं को हेरोडोटस को ही फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है, यानी इतिहास के जनक, या इतिहास के पिता, क्योंकि इन्होंने ही फर्स्ट टाइम अपने बुक हिस्टोरिका में अतीत में हुई घटनाओं के बारे में जानकारी दिया था, तो इसीलिए इन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है, यानी कि इतिहास के जनक या पिता कहा जाता है। तो ये हो गई ओवरऑल आप लोग को हिस्ट्री की जो डिटेल है वो मैंने बता दिया। बेसिक जो आप लोग को इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मैंने बता दिया। अब चलिए हिस्ट्री जो है, ये जितने भी हिस्ट्री है, इतिहास में घटित हुई घटनाएं, इसके बहुत सारे स्रोत हो सकते हैं, मतलब इसके स्रोत होंगे, कुछ ना कुछ तो स्रोत होंगे ही। तो आप इस इतिहास को जानने के लिए, इतिहास में घटित घटनाओं को जानने के लिए जो हमारे पास स्रोतें होती है वो बेसिकली 3 टाइप की होती है। इसको हम लोग जानते हैं। चलिए मैं इसको अब रब करता हूँ, मैं सोर्सेज के बारे में यहाँ बताता हूँ आप लोग को।
देखिए जितनी घटनाएं हुई है इतिहास में, उसको जानने के लिए जो हमारे पास स्रोत हैं वो कैसे कैसे होते हैं। तो सबसे पहले आप लोग का ये टॉपिक क्या होता है यहाँ पे, सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, अर्थात इतिहास के स्रोत। तो इतिहास के स्रोत, इतिहास के स्रोत क्या क्या है, बेसिकली ये 3 टाइप के स्रोत की हम यहाँ बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो हो जाता है वो आ जाता है आर्कियोलॉजिकल, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है, पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत। देखिए सबसे पहले क्या आ जाता है हमारा आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में क्या क्या आता है उसके बारे में जानते हैं। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में जो जिस चीज को हम लोग देखते हैं वो क्या क्या है, सबसे पहले आ जाता है आप लोग का फोसिल्स, यानी कि अवशेष, फोसिल्स हो गए। उसके बाद मोन्यूमेंट्स, यानी कि स्मारक, इंस्क्रिप्शंस, अभिलेख, वाइन्स, सिक्के, स्टेच्यूज, यानी कि मूर्तियां। तो ये सारे कुछ सारे क्या हो जाते हैं आपके आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हो जाते हैं, यानी पुरातात्विक स्रोत में फोसिल्स आते हैं, मोन्यूमेंट्स आते हैं, इंस्क्रिप्शंस आते हैं, कॉइन्स आते हैं, स्टेच्यूज आते हैं। तो ये सारे सारे क्या हो गए, ये आपके पुरातात्विक स्रोत हो गए। तो इतिहास को जानने के लिए सारे सारे क्या हो गए, हमारे पुरातात्विक स्रोत हो गए, जिसमें कि सबसे पहले फोसिल्स आता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2500 बीसी में कि ये हमारे पास कुछ फॉसिल्स मिले, अवशेष प्राप्त हुए, जिसके बारे में हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता में जो वहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो उसका कैसा जीवन रहा था, उसका सामाजिक स्थिति कैसा था, आर्थिक स्थिति कैसा था, उसके बारे में हम लोग फॉसिल से ही जानकारी मिली, यानी कि अवशेष से ही जानकारी प्राप्त हुई। दूसरा होता है मोन्यूमेंट्स। मोन्यूमेंट्स मतलब स्मारक। स्मारक जनरली आप लोग जानते हैं, स्मारक में अगर आप ले लें तो दिल्ली का लाल किला, आगरा का ताजमहल, उसके बाद आप अगर बहुत सारे ऐसे मकबरे हैं जिससे हमें हिस्ट्री के बारे में, इतिहास के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो मोन्यूमेंट से भी हमें पता चलता है, जनरली स्मारक से भी हमें इतिहास के बारे में पता चलता है। तो तीसरा हमारा हो जाता है इंस्क्रिप्शन, यानी कि अभिलेख। बहुत सारे ऐसे अभिलेख हुए हैं। अभिलेख जनरली आप लोग देखे होंगे कि केव जो थे, स्टोन्स थे, पत्थर, मेटल्स और पत्थर, केव, गुफाओं में आप लोग को लिखी हुई कुछ एविडेंस प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो ये सब क्या हो गए, इंस्क्रिप्शन हो गए। और जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारे इंडियन हिस्ट्री में ग्रेट एम्परर अशोका, उसके बारे में आप लोग को पता चला होगा, सबसे पुराना अभिलेख जो था वो ग्रेट एम्परर अशोका का ही था, और जिसको कि 1837 में उसके ही इंस्क्रिप्शन अभिलेख को प्रिंस जोसेफ नामक एक ब्रिटिशर्स थे जिन्होंने सबसे फर्स्ट टाइम में इनके इंस्क्रिप्शन को पढ़ा, और एम्परर अशोका के बारे में पता चला कि वो मगध में, हमारे भारत में जो मगध थे उसमें वहाँ पे वो शासन करते थे। ठीक है, लेकिन इस इंस्क्रिप्शन को पढ़ने से पहले तो हमें सिर्फ यही पता था कि एम्परर अशोका श्रीलंका से आए थे और अपने बेटे बेटी को
श्रीलंका भेजे थे प्रचार करने के लिए बुद्धिज्म का। तो ये हो गया इंस्क्रिप्शन। दूसरा होता है क्वाइंस, सिक्के। आप लोग को पता होगा गुप्त काल में, गुप्ता डायनेस्टी में, गुप्त राजवंश में ही एक महान शासक हुआ करता था समुद्रगुप्त, जिनके सिक्के प्राप्त हुए, उनके सिक्के पे समुद्रगुप्त को वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है। और जिससे कि पता चलता है, उसके कॉइन से हमें पता चलता है कि समुद्रगुप्त वीणा वादन करते थे। ठीक है, तो वो वीणा वादन के शौकीन थे। दूसरा स्टेच्यू, मूर्तियां, हर एक शैली में, अलग अलग शैलियों में हमें मूर्तियां देखने को मिला है, जिससे हमें पता चलता है कि हमारे इतिहास में अतीत में क्या क्या किस तरह की रही होगी, सिस्टम किस तरह की पद्धति रही होगी। तो मूर्तियों से भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये ओवरऑल हो गया आपका आर्कियोलॉजिकल सोर्स। दूसरा हमारा होता है लिटरेरी सोर्स। लिटरेरी सोर्सेस यानी साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे पास रिटेन बहुत कुछ ऐसा रिटेन भी चीजें हैं, रिटेन टेक्स्ट हैं, जिससे हमें अतीत के बारे में, घटित हुई घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसे हम दो पार्ट में देखेंगे, इसे दो पार्ट में लिटरेरी सोर्स होगा। एक तो हमारा होगा रिलीजियस, एक होगा नॉन रिलीजियस। देखिए रिलीजियस की बात करें तो रिलीजियस में हमारे पास महाभारत हुए, रामायण हुए। ठीक है, महाभारत हुए, रामायण हुए, इस तरह के बहुत सारे ऐसे काव्य हैं, ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं जिससे हमें इतिहास के बारे में, अतीत में घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती है। ऐसे बहुत सारे टेक्स्ट हैं जिससे हमें इतिहास में घटित हुई घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती है, जो कि रिलीजियस है। नॉन रिलीजियस की बात करें तो हमारे पास है चाणक्य के अर्थशास्त्र, और विष्णु शर्मा के पंचतंत्र, कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम, और इस टाइप के आप ऐसे ही देख सकते हैं आप मेगस्थनीज का बुक जो था इंडिका। तो ये सारे बुक जो है, इस सारे बुक नॉन रिलीजियस में आते हैं, लेकिन ये भी हमें अतीत में घटित घटनाओं के बारे में जानकारी देती है। तो ये सारे क्या हो गए, हमारे नॉन रिलीजियस क्या हो गए, सोर्सेज हो गए। तीसरा हमारा होता है, तीसरे जो सोर्स आते हैं वो आते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेनर ट्रेवलर्स, यानी विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत। जो विदेशी यात्री आए, विदेशी यात्रा वृत्तांत, यानी कि विदेशी यात्री, जनरल भाषा में मतलब ये समझ लें कि जो विदेशी यात्री आए, उन्होंने जो भारत के बारे में जानकारी दिया, उनका डिस्क्रिप्शन, उनका वर्णन। जैसा कि आप लोग जानते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप लोग इसमें जाने तो गुप्ता डायनेस्टी में एक महान शासक हुआ करता था चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्ता डायनेस्टी में एक महान शासक हुआ करता था चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसके ही शासनकाल में 399 एडी में, 399 एडी में ही फाहियान, 399 ईस्वी में फाहियान भारत आता है, और जो भारत आके भारत के बारे में विवरण करता है। तो आप लोग ने फॉर एग्जांपल मैं बताया आप लोग को कि गुप्ता वंश के ही एक चंद्रगुप्त द्वितीय शासक थे, जिसके शासनकाल में 399 ईस्वी में फाहियान नामक चीनी यात्री भारत आता है और भारत के बारे में वर्णन करता है। देखिए भारत आने बहुत सारे ऐसे फॉरेन ट्रेवलर्स थे, यात्री थे, जो कि भारत आते थे और भारत के बारे में जानकारी प्राप्त करते थे। ठीक है, अपने जो उन्होंने 4-5 साल यहाँ पे जीवन व्यतीत किया भारत में,
तो उसके बारे में जानकर इन्होंने भारत के बारे में लिखना शुरू किया। अपने एक वृत्तांत में इन्होंने भारत के बारे में जानकारी दिया, जिसमें कि एक फायान था जो कि 399 ईस्वी में गुप्ता डायनेस्टी के एक महान शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में 399 ईस्वी में आता है और भारत के बारे में जानकारी देता है। इसी तरह पुष्यभूति डायनेस्टी के एक महान शासक थे हर्षवर्धन। पुष्यभूति डायनेस्टी के एक महान शासक थे हर्षवर्धन, जिसके ही शासनकाल में 629 ईस्वी में ह्वेनसांग भारत आता है। और भारत में आने के बाद भारत में जो वो जीवन यापन व्यतीत किया, जितने साल रहे यहाँ पर रहा, तो उसके बारे में उन्होंने फिर अपने यात्रा वृत्तांत में भारत के बारे में जानकारी देता है। और उनका एक बुक है ह्वेनसांग का ही CU की, उसी बुक में उन्होंने भारत के बारे में सारी जानकारी दी है। तो आप लोग को टोटल पता चल गया कि हमारे जो विदेशी यात्री हमारे इंडिया में आए, उन्होंने भी जो एक रिटर्न सोर्स अपना दिया, रिटर्न सोर्स बनाया, एक ग्रंथ बनाया, एक टेक्स्ट लिखा, जिससे हमें उस टेक्स्ट को पढ़ के हमें वहाँ की जानकारी मिलती है हमारे इतिहास के बारे में। ठीक है, ये ओवरऑल आपका सोर्सेज हो गया, इतिहास के स्रोत हो गए। ठीक है, तो मैं अब डायरेक्ट आप लोग को इतिहास को कितने पार्ट में तोड़ा गया, कैसे कैटेगराइज किया गया है, उसके बारे में मैं अब बताता हूँ आप लोग को। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आई थिंक आप लोग नोट कर लिए होंगे, साथ ही साथ नोट कर रहे होंगे। तो मैं इसको इरेज करता हूँ, रब करता हूँ, और मैं डायरेक्ट आप लोग को जो हिस्ट्री को कैसे कैटेगराइज किया गया है वो हम समझाते हैं यहाँ पे। देखिए, इंडियन हिस्ट्री, हम यहाँ पे इंडियन हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हम यहाँ पे इंडियन हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, यानी कि भारतीय इतिहास। तो भारतीय इतिहास की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। हमारे जो हिस्टोरियन थे, इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे वो होगा एंशिएंट इंडिया, यानी कि प्राचीन भारत। दूसरा हमारा हो जाएगा मिडिवल इंडिया, यानी कि मध्यकालीन। तीसरा हो जाएगा हमारा मॉडर्न इंडिया, यानी कि आधुनिक भारत। तो इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एंशिएंट इंडिया, मिडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया, यानी कि प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत या आधुनिक भारत। ठीक है, तो इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। अब जब इन तीनों पार्टों की बात करते हैं हम लोग, जब हम 3 पार्ट में भी सबसे लंबा पीरियड कौन सा रहा उसकी बात करते हैं, तो हम लोग को पता चलता है कि इसमें सबसे बड़ा पार्ट एंशिएंट इंडिया रहा है। सबसे ज़्यादा पीरियड जिस हिस्ट्री का रहा है वो है एंशिएंट इंडिया, यानी प्राचीन भारत का सबसे लंबा पीरियड रहा है। तो प्राचीन भारत का जैसा कि सबसे लंबा पीरियड रहा है, इसीलिए हमारे जो हिस्टोरियन थे फिर एंशिएंट इंडिया को फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, एंशिएंट इंडिया को फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। तो वो क्या क्या पार्ट था मैं उसको यहाँ पे लिख रहा हूँ।
एंशिएंट इंडिया को फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, और वो कौन कौन सा पार्ट था मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। एंशिएंट इंडिया का जो फर्स्ट पार्ट था वो था प्री हिस्टोरिक पीरियड। दूसरा प्री हिस्टोरिक पीरियड मतलब प्रागैतिहासिक काल। दूसरा प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड यानी कि आद ऐतिहासिक काल। तीसरा हिस्टोरिक पीरियड यानी कि ऐतिहासिक काल। तो हमारे हिस्टोरियन जो थे एंशिएंट इंडिया को फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए, जो कि प्री हिस्टोरिक पीरियड यानी कि प्रागैतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड यानी कि आद ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक पीरियड यानी ऐतिहासिक काल। तो 3 पार्ट में फर्दर डिवाइड कर दिए। अब ये प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिक पीरियड में क्या डिफरेंसेस था उसको समझते हैं। जो हमारा प्री हिस्टोरिक पीरियड था उसमें क्या था कि हमारे पास फॉसिल्स अवेलेबल थे, अवशेष प्राप्त थे। अवशेष तो हमें प्राप्त था लेकिन कोई रिटेन सोर्स नहीं था। अवशेष हमारे पास प्राप्त था लेकिन कोई रिटेन सोर्स नहीं था। ठीक है, यहाँ पे क्या था, हमारे पास फॉसिल्स अवेलेबल थे, फॉसिल्स हम लोग को मिल चुका था लेकिन कोई इसका रिटेन सोर्स नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कोई रिटेन सोर्स नहीं था। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में क्या था कि हमारे पास फॉसिल्स भी थे, रिटेन सोर्स भी थे, लेकिन जो रिटेन सोर्स यानी कि जो स्क्रिप्ट था वो अनआइडेंटिफाइड था, मतलब पढ़ने लायक नहीं था, पढ़ा नहीं जा सका था। क्योंकि जो हमारे अतीत में जो हमारे लोग रहा हुआ होंगे थे, मतलब अतीत में जो इंसान थे या जो व्यक्ति थे, जो लोग रहते थे यहाँ पे, उन्होंने अपने विचारों को एक पिक्चर में दर्शाया, पिक्चर के थ्रू दर्शाया। पिक्टोग्राफिक फॉर्म में उन्होंने इंफॉर्मेशन दिया है। तो पिक्टोग्राफिक फॉर्म में लिखा हुआ था तो इसलिए हम लोग उसको अच्छे से समझ नहीं पाए, तो वो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड हो गया हमारा। यहाँ पे क्या था, फॉसिल्स भी था, रिटेन सोर्स भी था, लेकिन रिटेन सोर्स क्या था, अभी तक अनआइडेंटिफाइड था। ठीक है, मतलब अभी तक उसको पढ़ा नहीं जा सका था। हिस्टोरिक पीरियड में क्या था, फॉसिल्स भी था, रिटेन सोर्स भी था, और वो रिटेन सोर्स को हम लोग पढ़ने में भी सक्षम हुए। तो ये हमारा इसलिए ये ऐतिहासिक काल हो गया। ठीक है, तो ये मेजर डिफरेंसेस इसमें है प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, हिस्टोरिक पीरियड में। ठीक है, ये ओवरऑल आप लोग का ये एंशिएंट इंडिया का ये जो 3 पार्ट था ये हो गया। अब प्री हिस्टोरिक पीरियड और प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिक पीरियड को फर्दर जब इस तीनों पार्ट को, तीनों कालों को देखा गया, तो इसमें भी सबसे लंबा काल जो रहा, जब सबसे लंबा पीरियड जो रहा वो रहा प्री हिस्टोरिक पीरियड का। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड का सबसे लंबा काल रहा, तो इसीलिए हमारे हिस्टोरियन ने फर्दर इसे क्या कर दिया, प्री हिस्टोरिक पीरियड को यानी प्रागैतिहासिक काल को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, इसीलिए इन्हें फिर दोबारा क्या किया, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। अब वो 2 पार्ट क्या था उसे हम लोग यहाँ देखेंगे। तो ये जो था प्री हिस्टोरिक पीरियड, इसे फर्दर 2 पार्ट में तोड़ दिया गया। अब वो जो 2 पार्ट था वो देखते हैं हम लोग क्या था। दो पार्ट में सबसे पहले आया हमारा स्टोन एज, यानी पाषाण युग, पाषाण युग। दूसरा कॉपर एज, कॉपर एज यानी
ताम्र युग। ठीक है, तो प्री हिस्टोरिक पीरियड को भी दोबारा क्या हुआ, ये दो पार्ट में बट गया, स्टोन एज, कॉपर एज, यानी कि पाषाण युग स्टोन एज, कॉपर एज यानी ताम्र युग। तो इसमें भी क्या हुआ कि स्टोन एज में लोग क्या करने लगे थे, स्टोन का यूज करते थे। ठीक है, पत्थर का यूज करते थे, पत्थर से क्या बनाते थे अपने इंस्ट्रूमेंट, खेती करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हुआ करता था उसमें वो पत्थर से बनाते थे। और जब कॉपर एज में आ गए तो कॉपर एज में जनरली वो लोग क्या किए, मेटल का अपना इंस्ट्रूमेंट बनाना शुरू कर दिए। अब डेट के बारे में मैं बताऊंगा आगे, जो डेट का कॉन्सेप्ट है इतिहास में, जो डेट का कॉन्सेप्ट है वो कैसे लिखते हैं वो भी हम बताएंगे इसमें आगे चल के। तो अभी फिलहाल आप लोगों ने देखा प्री हिस्टोरिक पीरियड को भी फर्दर दो पार्ट में तोड़ दिया गया, क्योंकि प्री हिस्टोरिक पीरियड सबसे लंबा पीरियड था। तो उसमें भी क्या होगा, हमारा दो पार्ट में क्या बटा, स्टोन एज और कॉपर एज। अब जब फर्दर स्टोन एज और कॉपर एज को देखा गया तो पता चला कि इसमें भी सबसे लंबा पीरियड जो रहा वो रहा स्टोन एज का। वो सबसे लंबा पीरियड स्टोन एज का रहा, यानी पाषाण युग का रहा। तो फिर फर्दर हमारे हिस्टोरियन जो थे पाषाण युग को भी फर्दर क्या किए, तीन पार्ट में डिवाइड कर दिए, जिसको हम लोग अब देखेंगे तीन पार्ट क्या क्या था। चलिए अब इसमें जो स्टोन एज में तीन पार्ट था उसको मैं इसको रब करके ऊपर लिखता हूं, मैं इसको रब कर रहा हूं। ये जो स्टोन एज था स्टोन एज को फर्दर हमारे हिस्टोरियन ने क्या किया, इतिहासकारों ने क्या किया, फर्दर तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया। क्यों, क्योंकि यह सबसे लंबा पीरियड देखा गया। अब ये तीन पार्ट क्या क्या था उसको देखते हैं। सबसे पहले हमारा था पैलियोलिथिक पीरियड। पैलियोलिथिक पीरियड यानी कि पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। दूसरा मेसोलिथिक पीरियड, मध्य पाषाण काल। तीसरा नियोलिथिक नवपाषाण काल। ठीक है, तो ये जो पाषाण युग था पाषाण युग को क्या किया हमारे हिस्टोरियन ने, फर्दर तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया, जिसमें कि सबसे पहला आया पैलियोलिथिक पीरियड यानी कि पूरा पाषाण काल। दूसरा मेसोलिथिक पीरियड यानी मध्य पाषाण काल। तीसरा नियोलिथिक पीरियड यानी कि नव पाषाण काल। ठीक है, अब ये देखिए जो पैलियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड, नियोलिथिक पीरियड में क्या क्या हुआ उसमें उसको हम लोग समझते हैं। ये जो पैलियोलिथिक पीरियड था, पैलियोलिथिक पीरियड में ही क्या हुआ, इंसानों ने फायर का आविष्कार किया। फायर की खोज, मतलब आग का खोज हुआ। आग, जो आग का खोज हुआ इसी काल में ही क्या करते थे लोग, पत्थर के यानी कि स्टोन के हथियार बनाते थे, जिससे क्या करते थे ये लोग, जानवरों का क्या करते थे, शिकार करते थे। तो जानवरों का शिकार करते थे ये लोग, क्या थे उस समय, हंटिंग करते थे, एज ए हंटर।
ये लोग क्या थे उस समय? हंटर थे। कब था? पैलियोलिथिक पीरियड। तो ये लोग क्या करते थे? शिकारी हुआ करते थे। ठीक है। धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, जब मेजोलिथिक पीरियड में एंटर किया तो इन्होंने क्या किया? डोमेस्टिकेशन स्टार्ट कर दिया। डोमेस्टिकेशन यानी पशुपालन। जब न्यूलिथिक पीरियड में एंटर किया तो इन्होंने क्या किया? एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया। यानी कि कृषि। ठीक है। तो ये ओवरऑल आप लोग का क्या हो गया? टोटल पैलियोलिथिक हो गया, मेसोलिथिक हो गया, न्यूलिथिक पीरियड हो गया। ये टोटल क्या हो गया आप लोग को कि इतिहास को कैसे कैसे कैटेगराइज किया गया है। मैंने अभी तक आप लोग को सारा को समझाया। मैं आप लोग को ये फिर से एक बार समझा देता हूँ, ब्रीफ कर देता हूँ थोड़ा सा संक्षिप्त में। कि सबसे पहले हम लोग देखा कि इंडियन हिस्ट्री को तीन पार्टों में डिवाइड किया गया है, जिसमें कि हम लोग पहले देखें एंशिएंट इंडिया, मिडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया। फिर इस तीनों में जब हमने देखा तो हमें पता चला कि एंशिएंट इंडिया जो था इसका पीरियड सबसे लंबा रहा। तो फर्दर एंशिएंट इंडिया को तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, जिसमें कि सबसे पहले क्या आया? प्री हिस्टोरिक पीरियड, दूसरा प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, तीसरा हिस्टोरिक पीरियड। फर्दर जब इस तीनों में देखा गया तो सबसे लंबा पीरियड प्री हिस्टोरिक पीरियड का देखा गया। तो इसलिए हमारे हिस्टोरियन क्या किया? इनको दोबारा दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। तो दो पार्ट में फिर डिवाइड किया तो उसमें क्या आया? स्टोन एज और कॉपर एज, यानी कि ताम्र युग और पाषाण युग और ताम्र युग। ठीक है। तो जब स्टोन एज और कॉपर एज में देखा गया तो सबसे लंबा पीरियड हमारा स्टोन एज का रहा। तो जिसमें हम लोग ने पढ़ा अभी तुरंत जस्ट ही कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो ये टोटल आप लोग को ये यहाँ पे हमारा टोटल हिस्ट्री का जो कैटेगराइजेशन होता है ये कंप्लीट होता है। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा इसका पीरियड कब से कब तक रहा? तो इस पीरियड को जानने के लिए हम लोग को डेट का कॉन्सेप्ट समझना होगा कि तारीखें, इतिहास में जो तारीखें होती है उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं। तो डेट कैसे याद रखते हैं, तारीखें कैसे याद रखते हैं, उसके पीछे हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे डेट को लेके। और उसी में मैं बताऊंगा जो डेट हमारा रहा है। अब यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे नीचे से। तो डेट के पीछे मैं बता देता हूँ कॉन्सेप्ट। तो देखिए जनरली क्या रहा है, अभी मैं अगर डेट की बात करूं तो जैसा कि आज 2020 है, अभी हमारा 2020 ये क्या है? हमारा प्रेजेंट है। 2020 हमारा क्या है? प्रेजेंट है, मतलब वर्तमान की बात है। लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे? पास्ट, अतीत के बारे में। तो अतीत के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग 2020 से पीछे आएंगे। ठीक है। तो पीछे जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? वो पास्ट हो जाएगा। तो कभी अगर आज 2020 है तो कभी न कभी 1000 भी रहा होगा, 1000 ईस्वी भी रहा होगा। ठीक है। इसी तरह का ये 500 भी रहा होगा, 520 भी रहा होगा, इसी तरह कभी 100 भी रहा होगा। ठीक है। इसी तरह कभी 0 भी रहा होगा। ठीक है। तो ये जो 0 है, ये जो 2020 जो है, ये 2020 जो है ये क्रिश्चियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग 2020 है, यानी कि क्रिश्चियन कैलेंडर ग्रेगोरियन। ठीक है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार ये क्या है? 2020 है। क्रिश्चियन में ही एक पोप हुआ, जॉर्ज ग्रेगोरी। ठीक है। एक पोप हुआ, ठीक है, पादरी हुआ जॉर्ज ग्रेगोरी, जिसके नाम पे एक कैलेंडर चलाया गया क्रिश्चियन के द्वारा, क्रिश्चियनिटी कम्युनिटी के द्वारा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेगोरियन कैलेंडर। उसी के हिसाब से हमारा क्या है? ये कैलेंडर चलता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग ही 2020 है ये। ठीक है। तो जो क्रिश्चियन कम्युनिटी था उसी ने चलाया ये। तो ये जो हमारा 0 पे आया, और यहीं पे हमारा क्या होता है? ये 0 जहां पे हम लोग आते हैं तो यहीं पे हमारा क्या होता है? बर्थ ऑफ क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह का जन्म होता है। यहाँ पे यहीं पे क्या होता है? ईसा मसीह का जन्म होता है। और ईसा मसीह के जन्म से ही हम लोग जो कैलेंडर देख रहे हैं उसका शुरुआत हुआ, तारीखें की शुरुआत हुई है। ठीक है। तो ईसा मसीह का यहाँ पे जन्म होता है और यहाँ से ही क्या होता है?
शुरू होता है ये कैलेंडर। लेकिन क्या ईसा मसीह के जन्म से पूर्व, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व क्या ये दुनिया नहीं थी? तो ऐसा कहना सही नहीं है, क्योंकि ईसा मसीह के जन्म से पहले भी दुनिया थी। तो उससे पहले क्या थी, तो उसके बारे में अगर जानते हैं तो यहाँ पे बर्थ ऑफ क्राइस्ट अगर लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाता है, इससे पीछे अगर जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, आप लोग क्या बोलेंगे, बीसी, बिफोर क्राइस्ट। तो जो आप लोग सुने होंगे, जैसा कि आप जानते हैं बीसी, जैसा कि हम लोग लिखते हैं बीसी, यानी कि बिफोर क्राइस्ट। तो हम इससे पीछे, हम ईसा मसीह के जन्म के पूर्व अगर जाएंगे तो वहां हमें बीसी लगाना अनिवार्य हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, बीसी लगाएंगे। तो अगर हम बात करते हैं कि ईसा मसीह के जन्म से 500, ईसा मसीह के जन्म से 500 वर्ष पूर्व, तो यहाँ पे क्या होगा, 500 बीसी। फिर अगर हम बात करते हैं ईसा मसीह के जन्म के 1000 वर्ष पूर्व, तो 1000 बीसी हो जाएगा। फिर इसी तरह हम 1500 करते हैं तो 1500 बीसी हो जाएगा। इसी तरह 2500 हो जाएगा। इसी तरह अगर 1.5 लाख वर्ष पर बात करें तो 1.5 लाख हो जाएगा, 1.5 लाख बीसी हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा ओवरऑल क्या हो गया, सॉरी ये 1.5 लाख नहीं, आप अगर 5 लाख बात करें, क्योंकि जनरली हम लोग 5 लाख बीसी से हिस्ट्री की बात करते हैं, तो ये 5 लाख बीसी बोलते हैं इसे यहाँ पे आप, तो 5 लाख बीसी, यानी कि ईसा मसीह के जन्म लेने से 5 लाख वर्ष पूर्व अगर हम बात करें तो ये 5 लाख बीसी हो गया। और यहीं से हमारा हिस्ट्री का शुरुआत होता है, यहीं से हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल हो गया आप लोग को, ये बीसी हो गया। ठीक है, लेकिन जहाँ पे बर्थ ऑफ क्राइस्ट, जहाँ पे ईसा मसीह का जन्म हुआ, ये 0, तो क्या ये जीरो जहाँ पे हम लिखे, क्या ये 0 ईस्वी था? नहीं, 0 वर्ष नहीं था। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एडी। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, एडी, एनो डोमिनी। ये एक लेटिन वर्ड है, लेटिन वर्ड है, जिसका मतलब ही क्या होता है, ईसा मसीह का जन्म। ठीक है, ईसा मसीह का जन्म, जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के गॉड थे, लॉर्ड थे, वो क्या हो गए, ईसा मसीह थे। और ईसा मसीह के जन्म से ही क्या हुआ, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर चलाया गया। इसीलिए यहाँ से क्या हो गया, इसमें हम लोग क्या लिखते हैं, एडी लिखते हैं, एडी लिखते हैं। और इसे क्या बोलते हैं, कॉमन एरा भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आप लोग इसको कॉमन एरा भी बोल सकते हैं, एडी को आप लोग कॉमन एरा भी लिख सकते हैं। ठीक है, कॉमन एरा मतलब नए युग का प्रारंभ, नए युग क्या हुआ, नया युग प्रारंभ हो गया। ठीक है, तो अगर सी लगाएंगे तो बीसी में आप लोग लिख सकते हैं बीसीई, बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, तो जब आप लोग बीसी की बात करेंगे तो बीसी में आप लोग देख रहे हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है। ठीक है, घटते क्रम में चल रहा है। ठीक है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हमारा ये बीसी की बात कर रहा है, मतलब बिफोर क्राइस्ट की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, और जब हम लोग एडी में आ जाएंगे, जब बिफोर ईसा मसीह का जन्म हो जाता है, तो वहां से हमारा जो शुरू हो जाता है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हमें एडी लगाना या सी लगाना इंपॉर्टेंस नहीं हो जाता है। इसी सी को हम लोग हिंदी में यहीं पे क्या बोलते हैं, ईस्वी लगाते हैं। हम कैलेंडर का अलग से एक बताएंगे आप लोगों को कॉन्सेप्ट, जिसमें कि हम लोग शक संवत, विक्रम संवत, हिजरी संवत, बहुत सारे ऐसे संवत आए, लक्ष्मण संवत आए, इलाही संवत, बहुत सारे ऐसे संवत आए, उसके बारे में एक अलग से मैं बताऊंगा आप लोग को। तो यहाँ से हम लोग इसमें क्या आगे ईस्वी में, ईस्वी कॉमन एरा को ईस्वी भी लिखते हैं। तो इस तरह आप लोग देखते हैं ईस्वी, यहाँ पे हम लोग ईस्वी की बात करते हैं। तो लेकिन अगर हम ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की बात करें तो उसमें हमें बीसी लगाना, यानी कि ईसा पूर्व लगाना। बीसी का ही मतलब होता है ईसा पूर्व, ईसा पूर्व लगाना अनिवार्य हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ईसा पूर्व लगाएंगे। ठीक है, तो ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट हो गया आप लोग का। अगर हम यहाँ पे बात करें, इसमें फॉर एग्जांपल इसी डेट के अकॉर्डिंग बात करें, तो आप लोग को पता होगा 563 बीसी से लेके 483 बीसी जो ये पीरियड रहा, ये किसका रहा है, लॉर्ड बुद्धा का, भगवान बुद्ध का ये काल रहा है। और 563 से
563 बीसी में जन्म लिया और 483 बीसी में इन्होंने इनका महापरिनिर्वाण हो गया। तो ये क्या हो गया, इससे आप लोग का बीसी में, अगर यहाँ पे क्या करेंगे, बीसी लगाना, बीसी लगाएंगे, ठीक है। तो ये इससे हमें क्या पता चला, ये 80 ईयर्स में, 80 ईयर्स में गौतम बुद्ध 80 ईयर्स में। क्यों, यहाँ पे बीसी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा जो ये ऑर्डर देख रहे हैं आप, डेट का जो ऑर्डर देख रहे हैं, इससे कोई कंफ्यूजन नहीं होना आप लोग को। यहाँ पे कैलकुलेट कर लेना है कि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम बर्थ ऑफ क्राइस्ट, बिफोर बर्थ ऑफ क्राइस्ट बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल ये आप लोग का डेट का कॉन्सेप्ट हो गया, जो तारीखें होती है उसके बारे में। तो हमारी जो हमने बताया कि जो इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं वो हमारा 5 लाख बीसी से ही शुरू करते हैं, 5 लाख बीसी से ही पढ़ते हैं। तो 5 लाख बीसी से ही पढ़ते हैं, इसीलिए पैलियोलिथिक पीरियड जो हमारा रहा ये 5 लाख बीसी से शुरू होके 8000 बीसी तक चला, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, ये पैलियोलिथिक पीरियड हो गया। अब ये मेसोलिथिक पीरियड की बात करें तो 8000 से 4000 बीसी तक ये रहा हमारा मध्य पाषाण काल, ठीक है। और अगर न्यूलिथिक पीरियड की बात करें तो ये हमारा हो गया 4000 बीसी से 2500 बीसी तक, ठीक है। तो ये हमारा ये टोटल पीरियड मैंने दिखाया आप लोग को, ये 2500 बीसी तक ये रहा, ठीक है, ये न्यूलिथिक पीरियड रहा। अब 2500 बीसी में ही क्या हुआ, इंडस वैली सिविलाइजेशन का के बारे में पता चला। इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारे इंडियन हिस्ट्री में आया, जिसका भी पीरियड 2500 बीसी से लेके 1750 बीसी तक रहा, जिसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे, मैं इसके बारे में थोड़ा सा लिखता हूँ यहाँ पे। ये जो 2500 बीसी से लेके फिर 1750 बीसी तक का जो पीरियड रहा, यही तो इंडस वैली सिविलाइजेशन रहा। यानी सिंधु घाटी, सभ्यता, ठीक है। और जब ये 2500 लेके 1750 बीसी की बात करते हैं तो इसी पीरियड में हमें स्क्रिप्ट की खोज हो गई थी, स्क्रिप्ट को पढ़ पाए थे, तो इसीलिए क्या हो गया हमारा, स्क्रिप्ट खोज ली गई थी। एक्चुअली स्क्रिप्ट पढ़ी नहीं गई थी, स्क्रिप्ट खोज ली गई थी। तो यही किस संदर्भ में, किसका पार्ट हो जाएगा, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड का। ये क्या आ जाएगा, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड का पार्ट हो जाएगा, यानी कि आधे ऐतिहासिक काल का पार्ट हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड का पार्ट, ठीक है, 2500 से लेकर 1750 बीसी तक का। अब ये जो दूसरा एक मैं आप लोग को बता दूं कि 3000 बीसी में ही हमारा क्या हो गया, कॉपर एज का शुरुआत हो गया था। तो 3000 ईस्वी से लेके 3000 बीसी से लेके 3000 बीसी से लेके 2000 बीसी तक का जो काल रहा वो क्या रहा, कॉपर एज का काल रहा, ताम्र युग का काल रहा, ठीक है। तो आपको वो भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, 3000 से लेके 2000 बीसी तक ये क्या रहा, कॉपर एज रहा, ठीक है। ये क्या रहा, कॉपर एज रहा, ठीक है। और 1500 से लेके 1500 बीसी से लेके 600 बीसी तक वैदिक सिविलाइजेशन आया, ठीक है। वैदिक सभ्यता यानी कि वैदिक और इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो ये क्या था हमारा, अर्बन सिविलाइजेशन था, और ये हमारा क्या था, रूरल सिविलाइजेशन, ठीक है। ग्रामीण सभ्यता और ये शहरी, नगरीय बोल सकते हैं आप,
नगरीय सभ्यता था। ठीक है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या था? नगरीय सभ्यता था। और वैदिक सिविलाइजेशन क्या था? रूरल सिविलाइजेशन था। जिसका कि पीरियड, अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन का पीरियड की बात करें तो 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक ये हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन था। सिंधु घाटी सभ्यता था जो कि नगरीय सभ्यता था, जो कि पार्ट हो गया किसका? प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड का। क्योंकि इस पीरियड में ही हमें स्क्रिप्ट की खोज कर ली गई थी, लेकिन उसे स्क्रिप्ट को पढ़ा नहीं जा सका था, इसलिए ये क्या हो गया? हमारा प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड का पार्ट हो गया। फिर हमारा आता है 3000 से लेके 2000 बीसी तक का जो ये पार्ट था, मैंने पहले बताना भूल गया, ये कॉपर एज का पार्ट था। इसी 3000 बीसी के आसपास में कॉपर की खोज की गई थी। ठीक है, तो कॉपर की खोज किस समय? और अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ देता है कि मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का खोज किया गया, तो आप लोग क्या बोलेंगे? कॉपर का। तो मानव के द्वारा सबसे पहले ऐसे कॉपर मतलब तांबे तांबे धातु का खोज किया गया। ठीक है, सबसे फर्स्ट मेटल जो था वो क्या था? कॉपर था, यानी कि तांबा था। ठीक है, तो ये टोटल हो गया। इसी 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी के बीच में 1000 बीसी के लमसम में 1000 बीसी के आसपास क्या किया गया? आयरन का खोज कर लिया गया। और आयरन का खोज कर लिया गया तो ऑब्वियस सी बात है, जब आयरन की खोज हो गई तो ये जो हमारे ग्रामीण लोग थे, इन लोगों के पास क्या हो गया? आयरन मिल गया। आयरन से क्या हो गया हमारा? इससे पहले हम लोग क्या करते थे? पत्थरों से इंस्ट्रूमेंट बनाते थे कृषि के लिए, खेती के लिए। लेकिन जब आयरन मिल गया, तो जब लोहा मिल गया, तो हम लोग को क्या हो गया? यहाँ से हम लोग किस में आ गए? आयरन जब मिल गया तो हम लोग जो इंस्ट्रूमेंट थे, एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट थे, वो हम किसका बनाना शुरू कर दिया? आयरन का। जिससे कि हमारा जो खेती जो हम लोग करने लगे, उससे खेत की जुताई जो होने लगी वो एक गहराई से होने लगी, क्योंकि हमारे पास इंस्ट्रूमेंट किसका हो गया? आयरन का हो गया। ठीक है, तो जिसके कारण हमारा जो खेत की उर्वरता शक्ति वो बढ़ गई, और उसमें क्या हो गया? पैदावार भी बढ़ गया। हमारा पैदावार बढ़ गई तो हमारी आमदनी बढ़ गई। अगर आमदनी बढ़ गई तो ऑब्वियस सी बात है, जो लोग रूरल की ओर रहते हैं, रूरल में रहते हैं, वो लोग किसकी तरफ बढ़ गए? अर्बनाइजेशन की तरफ के लिए। अर्बनाइजेशन। और यहाँ से क्या होता है? अर्बनाइजेशन शुरू होती है। और जब आयरन की खोज हो जाती है तो यही पीरियड क्या होता है? हमारा हिस्टोरिक पीरियड। और हिस्टोरिक पीरियड को आयरन की खोज करते हैं, इसीलिए इसे और भी बोल सकते हैं आप लोग आयरन एज, क्योंकि आयरन की खोज हुई थी यहाँ पे। ठीक है, ये हिस्टोरिक पीरियड हो गया, आयरन की खोज हो गई यहाँ पे। ठीक है, और एक जब यहाँ पे हम प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड की बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में ही क्या करते थे? कॉपर और टिन को मिला के लोग यहाँ पे क्या किए थे? ब्रॉन्ज मतलब कांस्य का निर्माण किए थे। तो यहाँ पे क्या हो गया? ये इसे हम लोग ब्रॉन्ज एज भी बोलते हैं, इसीलिए इसे हम लोग ब्रॉन्ज एज भी बोलते हैं, यानी कांस्य युग। ठीक है, तो ये आप लोग का डेट का कॉन्सेप्ट भी हो गया क्लियर। तो ये ओवरऑल आप लोग का पूरा कंप्लीट हुआ यहाँ पे आज। और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। और नेक्स्ट जो हमारा जो क्लास होगा, उस क्लास में मैं आप लोग को सिलेबस के बारे में डिस्कस करूँगा। और जो इंडियन हिस्ट्री की शुरुआत करेंगे, स्टडी की शुरुआत हम लोग वो मिडिवल इंडिया से शुरू करेंगे या मध्यकालीन भारत से शुरू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और इसी तरह आप लोग इस ई निकेतन यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। इस चैनल को, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। ओके, थैंक यू।